गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है gst.gov.in पे, जो अपना मेन जीएसटी का पोर्टल है। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपको ये विंडो आएगा। उसमें आप दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। वहाँ पे आपको ये सब सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप फर्स्ट है यू आर टैक्स पेयर। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, अभी मैं गुजरात करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डालना है अपना सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं अहमदाबाद डालता हूँ। फिर यहाँ पे आपको लीगल नेम डालना है बिजनेस का, जो आपके पैन में एग्जैक्ट हो, बिकॉज ये पैन से डायरेक्ट डेटा वेरीफाई होगा। फिर आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी जाएगा। देन आपको ये प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल पे आ जाएगा, जो मेरे पास अभी ऑलरेडी आ गया है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बाद हम अपना पूरा डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे अभी ये मेरा टेम्पररी रेफरेंस नंबर है। फिर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये प्रोसीड किया मैंने। तो ये मोबाइल पे ओटीपी, मोबाइल एंड ईमेल पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मुझे यहाँ पे एंटर करना है। ये मैंने प्रोसीड किया। हर एक कंपनी को ये जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जो भी जिसका भी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर में, उनको जीएसटी नंबर लेना अभी कंपलसरी है। जैसे कि ये मेरा लॉगिन हो गया है अभी। वेबसाइट थोड़ी स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पे मैंने एक बार एप्लीकेशन एडिट मतलब बना के रखी है, सिर्फ अभी मुझे एडिट करके रिव्यू करना है और फाइनल सबमिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 से 7 टैब है, अलग अलग डिटेल डालनी है। पहले की जैसे ये बिजनेस डिटेल है, फिर प्रमोटर और पार्टनर डिटेल है, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी है, फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल डालनी है, बैंक अकाउंट डालना है, एंड देन स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालना है, और लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होगा। इतने स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैं ये पहले टैब पे हूँ कि यहाँ पे मैं बिजनेस डिटेल में हूँ। बिजनेस डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये पहली दो डिटेल तो ऑटोमेटिक फैच हो जाती है, नाम एंड अपना पैन नंबर। फिर यहाँ पे आपको डालना है ट्रेड नेम, जो कि आपका बिजनेस का नाम होगा, जो भी आपका शॉप का नाम हो या जो भी आप लीगल नाम पे आप बिजनेस चलाते हो वो आपको नाम डालना है। यहाँ पे मेरा केस है प्रोप्राइटरशिप का, इसलिए मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम डाला है। फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, अहमदाबाद है। फिर ये आपको यहाँ पे अपना वार्ड सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये गुजरात के केस में अलग अलग वैट के लिए घटक होते हैं। तो घटक 1 से लेके 99 तक है, जो पूरे मतलब गुजरात के वैट डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करता है। ये मेरा केस है अहमदाबाद का। फिर अपने को कमिश्नर कोड डालना है। कमिश्नर कोड में अहमदाबाद आपको जो भी एप्लीकेबल हो आपके एरिया वाइज वो डालना है। यहाँ पे मेरा अहमदाबाद 1 एप्लीकेबल हो रहा है। फिर डिवीज़न कोड डालना है, डिवीज़न कोड आपके एरिया के बेस पे रहता है। एंड फिर आपको रेंज कोड डालना है। ये सारी डिटेल आप अपने एग्जिस्टिंग वैट सर्टिफिकेट से भी मिल सकती है आपको। और यहाँ पे एक उन्होंने लिंक दी है कि वो लिंक पे जाके आप भी वो डिटेल निकाल सकते हो। अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, देख लेते लेकिन एक बार। ये आप देख सकते हैं कि गुजरात में मतलब सारे सीबीईसी ने सारे स्टेट का ऐसे डिटेल बना के रखा है।
तो आप यहाँ से आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका डिवीज़न कोड क्या है, रेंज कोड क्या है, एवरीथिंग। फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आप आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि जीएसटी में एक प्रोविज़न है कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे भी रजिस्टर हो सकते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी कि जो पर्सन जिसका सालाना मतलब हर एक टाइम बिजनेस नहीं चलता है, कभी कभी ही वो बिजनेस करता है, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्टर हो सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं कर सकता है, वो ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं लेना है, मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बनता हूँ। फिर है कि कॉम्पोजिशन स्कीम सिलेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। कॉम्पोजिशन स्कीम यानी कि सालाना जिसका प्रीवियस ईयर में जिसका भी टर्नओवर 75 लाख से कम हो, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कॉम्पोजिशन टैक्स में मैन्युफैक्चरर को 2%, 2% ऑफ सेल्स अमाउंट, ट्रेडर को 8% एंड रेस्टोरेंट को 5% जीएसटी अपफ्रंट भर देना पड़ता है। उनको कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकती है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन में भी नहीं जा रहा हूँ। फिर है कि रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, आप किस रीज़न से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, फिर आप आरसीएम में आ रहे हो, मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप जीएसटी भर रहे हो। फिर है आपका डीमर्जर का केस है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है, मर्जर है, डीमर्जर है। फिर या आप ई कॉमर्स हो या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एसईजेड यूनिट हो या एसईजेड डेवलपर हो, या फिर लास्ट ऑप्शन वो भी है कि वॉलेंटरी बेसिस पे आप भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि क्रॉसिंग ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से यानी कि 20 लाख से बढ़ गया है, इसलिए मैं अभी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। फिर आपको देना है कि आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डेट क्या है, मतलब कि आप कौन सी डेट से आपका बिजनेस चालू है। फिर दूसरा है कि आपका ये लायबिलिटी कब आती है, मतलब कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट कब क्रॉस किया। तो मैं आपको यहाँ पे आपको दोनों डेट डालनी है, आपकी जो भी एप्लीकेबल डेट हो वो। फिर है कि आपको एग्जिस्टिंग टैक्स रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी है। मान लो कि आपके पास अभी सर्विस टैक्स है या एक्साइज है, एंट्री टैक्स है, होटल लग्जरी मतलब लग्जरी टैक्स का लाइसेंस है, जो भी आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आपको उसकी डिटेल डालनी है। फिर है रजिस्ट्रेशन मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है। इतनी डिटेल सारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे करना है, जिससे कि वो अपने को वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल डालनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने पहले की जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोप्राइटर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे प्रोप्राइटर की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। मेरा ईमेल एड्रेस meet@gstmedeasy.com। फिर है अपना जेंडर डालना है, आपका मतलब लैंडलाइन टेलीफोन नंबर डालना है, वो हालांकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए प्लीज़। फिर आपको आइडेंटिफाई मतलब आपका क्या डेजिग्नेशन है। प्रोप्राइटरशिप के केस में आई एम दी ओनर। आप पार्टनरशिप का सपोज है तो आप यहाँ पे पार्टनर लिख सकते हो। कंपनी के केस में यहाँ पे आप डायरेक्टर लिख सकते हो। डायरेक्टर हो तो यहाँ पे आपको नीचे डिन नंबर भी डालना ज़रूरी रहेगा। फिर आपको देखना है कि आप सिटीजनशिप कहाँ की है। आप इंडिया की सिटीजनशिप हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर आपका पैन नंबर डालना है। फिर पासपोर्ट एंड आधार नंबर, दोनों चीज़ मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको डालना है अपना रेसिडेंशियल एड्रेस, कि आपका क्या रेसिडेंशियल एड्रेस है। फिर आपको मतलब बिल्डिंग नंबर है, रोड, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ये सारी चीज़ मैंडेटरी है, ये सब डालना है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पे आपको सिर्फ फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ का। ध्यान रहे कि फ़ोटो मतलब जो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट हो वो इधर तो आपका जेपीजी फॉर्मेट में हो या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, और साइज़ आपकी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशन में है कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी,
सपोज आप प्रोपराइटर हो और आप खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी हो तो आप यहाँ पे यस डाल सकते हो। मान लो कि आप पार्टनरशिप फर्म है आपकी और आप यहाँ पे पार्टनर की डिटेल डालते हो और ऑथराइज सिग्नेटरी भी है उसके अलावा, तो आपको यहाँ पे नो करना है। नो करोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालनी है। मेरा यहाँ पे प्रोपराइटरशिप का केस है तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। मैंने यहाँ प्रीवियस में ऑथराइज सिग्नेटरी में यस किया था, इसलिए मेरी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाती है सारी डिटेल। तो यहाँ पे मुझे कोई भी और डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने सपोज नो किया है तो यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका पैन नंबर, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका फोटोग्राफ, ये सब कुछ अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर डिटेल आती है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन है कि जो पर्सन आपके बिहाफ में कहीं पे अपीयर होंगे। मान लो कि कोई असेसमेंट या स्क्रूटिनी का केस आता है तो यू हैव टू अपॉइंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। इवन जो कंपनी बाहर है, फॉरेन कंपनी है, वो भी यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे मेरे केस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मैं यहाँ पे सेवन कंटिन्यू नो करके सेवन कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालनी है यहाँ पे मुझे। मतलब कि आपकी बिजनेस के आपकी प्रिंसिपल प्लेस क्या है, कहाँ पे आपका मेनली बिजनेस कवर होता है। तो यहाँ पे मेरा अभी मैं टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस ही डालता हूँ। आपको यहाँ पे अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है, फिर वहाँ का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। हालांकि यहाँ पे मेल और फ़ोन नंबर कंपलसरी फील्ड नहीं है, आप ब्लैंक भी रख सकते हो। फिर आपको डालना है कि आपका नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस क्या है, वेदर इट इज़ ओन और रेंटेड, लीज है, शेयर्ड प्रीमाइसेस है, या फिर आप ओन नहीं करते हो फिर भी यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आपने कंसेंट ली हुई है ओनर से, या फिर कोई भी है कि अदर है कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं है तो आप अदर भी डाल सकते हो और उसके रेलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहेगा। मान लो कि आपकी ओन प्रीमाइसेस है तो आप उसका टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो सेल डीड होगी या दस्तावेज कह सकते हैं वो अपलोड करना रहेगा। आप कंसेंट ली है तो आपको एनओसी अपलोड करना रहेगा। रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट डालना है। लीज है तो लीज एग्रीमेंट डालना है। और कोई अदर है तो आपको उसके रिलेवेंट अदर प्रूफ डालना है जिससे कि वो मतलब आप को रिलेट कर सके कि ये प्रीमाइसेस से आप अभी यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे अभी कंसेंट लेटर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डालना है कि आप किस टाइप की एक्टिविटी करते हो। मान लो कि आपके पास वेयर हाउस है तो यहाँ पे आपको पहले में सिलेक्ट करना है। फिर आपको ईओयू हो तो ईओयू डालना है। एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पे टिक कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरर हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे डाल सकते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर है तो ये सिलेक्ट करिए। लीज बिजनेस है या ऑफिस है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, रिटेल बिजनेस है, वेयरहाउस और डेपोट है, होलसेल बिजनेस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैंने अपने मेरे जितने रेलेवेंट ऑप्शन है यहाँ पे मैंने टिक करके रखे हैं। फिर आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। मान लो कि आपका बिजनेस सपोज से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में है, वो आपका साथ साथ गुजरात में फॉर एग्जांपल सूरत में भी बिजनेस है लेकिन सेम प्रोप्राइटरशिप में है, तो आपको यहाँ पे एडिशनल प्लेस भी डालनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे आप एडिशनल प्लेस यस करते हो तो ये जो हमने ऊपर सारे डिटेल डाली थी सेम टू सेम डिटेल आपको एडिशनल प्लेस के लिए भी डालनी है। उसका आपको एड्रेस देना है, उसका एड्रेस प्रूफ देना है और उसको भी ये सारा आपको नेचर बताना है। यहाँ पे मेरा एडिशनल प्लेस नहीं है तो अभी मैं सेवन कंटिन्यू नो करके सेवन कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एडिशनल प्लेस में मैंने नो किया था तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डालने नहीं देंगे अभी। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर हमें डालना है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल डालनी है। आपके जो टॉप 5 गुड्स जो इन्वॉल्व है बिजनेस में उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे मैं क्लोथ से रिलेटेड हमारा बिजनेस है तो मैंने वूवन फैब्रिक कोट डाला है कंटेनिंग मोर देन 85% ऑफ वेट। यहाँ पे आपको HSN कोड के बेसिस पे यहाँ पे डालना है। मान लो कि मैं यहाँ पे कॉटन सर्च करता हूँ, फैब्रिक से रिलेटेड मेरा है इसलिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉटन आप डालते हो तो वो HSN कोड के बेसिस पे सारे कॉटन जो वर्ड में आता है वो सारा वो फैच कर लेंगे। आपका जो भी रिलेवेंट बिजनेस हो उसके हिसाब से आपको डालना है। मेरे ये अभी रिलेवेंट है तो ये मैं ऐड कर देता हूँ। आप मैक्सिमम 5 गुड्स की डिटेल डाल सकते हो और 5 सर्विसेज की डिटेल डाल सकते हो। मतलब मैक्सिमम है, आप उससे कम भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आप फाइनेंशियल सर्विस से फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हो तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लो कि आउटसोर्स बिजनेस करते हो, उसका आप देख सकते हैं कि कोई भी डायरेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ब्रॉड मीनिंग से देखना रहेगा। मैं यहाँ पे अदर करके सिर्फ सर्च करता हूँ कि जो कोई काम का आ जाए। तो मान लो कि आपके पास जैसे प्रॉपर्टी मीन्स ट्रेडमार्क एंड प्रॉपर्टी सर्विसेज, मतलब प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस है, या फिर आप लास्ट में ये तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, ये ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल रहेगा कि अदर, कुछ भी कहाँ पे भी कवर ना होते तो अदर में डाल सकते हैं। और उसके साथ आपको वो भी ध्यान रखना रहेगा कि जहाँ पे भी आप HSN कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये मेरा HSN कोड है, ऐसे यहाँ पे ये SAC कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो आपको GST रेट भी उसके सामने देख लेना है कि ये HSN के सामने आपका सही GST रेट आ रहा है कि नहीं है। ये आप HSN और SAC के सामने अपना एक बार आपको एडवाइजेबल है कि आप GST रेट वेरीफाई कर ले। मैं यहाँ पे आगे 7 कंटिन्यू करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ यहाँ पे हमें बैंक के अकाउंट की डिटेल डालनी रहेगी। यहाँ पे हम बैंक के डिटेल डालते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। टोटल अकाउंट्स मतलब कि आपके कितने टोटल सेविंग्स अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट। लेकिन सेविंग्स अकाउंट जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है वही डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको वो उससे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सनल अकाउंट की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। फिर आपका टाइप ऑफ अकाउंट, कैसा अकाउंट है, करंट है, सेविंग्स है, CC अकाउंट है या अदर है। अदर में आपके फॉर एग्जांपल एस्क्रो अकाउंट्स हो सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना है। IFSC कोड के लिए आप ये क्लिक हियर में भी हेल्प ले सकते हो। क्लिक हियर में आपको बैंक का स्टेट, सिटी और एड्रेस डालोगे तो वो ऑटोमेटिक IFSC से कोड सिलेक्ट कर लेगा। फिर आपको उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। जैसे कि आप फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक डाल सकते हो जिसमें आपका बिजनेस का नाम दिखता हो, आपका एड्रेस दिखता हो, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो जिस उसमें भी आपका यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस नेम एंड योर एड्रेस इज गेटिंग शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। या फिर आप कैंसिल चेकबुक का एक लिफ अटैच कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी डाल दी है इसलिए मैं अभी नया नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी डाल के रखी है। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ फिर से, जिससे कि वो आगे बढ़ने देगा हमें। ये मैंने कंटिन्यू किया। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई राज्य की कोई विशेष रजिस्ट्रेशन हो। मान लो कि आपका गुमास्ता धारा जैसे कि गुजरात में एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। या फिर आपके कोई स्टेट की एक्साइज का रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आपके प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। हालांकि ये कोई भी 4 में से कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ के
आप आगे कर सकते हो। फिर लास्ट स्टेप है अपना वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको टिक करना है कि हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आ जाएगा, जो आपने पहले सिलेक्ट किया होगा वहाँ से ऑटोमेटिक नेम सिलेक्ट कर लेगा। फिर प्लेस डालनी है आपको, मैं यहाँ पे अहमदाबाद डाल देता हूँ मेरा। डेट वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे अभी आपके पास है दो ऑप्शन है। डिजिटल सिग्नेचर से आप सबमिट कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है सिर्फ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या कोई भी टाइप की कंपनी एंड एलएलपी के लिए। उसके अलावा सारे लोग इधर दे कैन सबमिट विद ई सिग्नेचर या ईवीसी कोड। ईवीसी में ऐसा होगा कि आपका ईमेल एंड मोबाइल पे वो लोग ओटीपी भेजेंगे, जस्ट आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। मान लो मैं यहाँ पे ईवीसी करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल। ये आप देख सकते हैं कि ओटीपी आ गया है। यहाँ पे अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये ओटीपी जैसे ही डालोगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स आपको ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। ARN नंबर है कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ARN मतलब कि आप टेम्पररी नंबर आप कह सकते हो। ARN जनरेट होने के विद इन मैक्सिमम 1 वीक आपको GST नंबर अलॉट हो जाएगा। ARN होने के बाद वो लोग बैकएंड में पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद GST नंबर आपको अलॉट होता है। तो ये सारा था कि आपको GST नंबर कैसे लेना है। ये GST की प्रोसीजर आपको 1 जुलाई के बाद एप्लीकेबल हो गई है, उसका ये डेमो था पूरा। आप ज़्यादा GST की और भी डिटेल ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.gstmadeeasy.com, जहाँ पे हम सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में GST के सारे प्रोविज़न को समझाते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा एंड आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड हमारी वेबसाइट एंड ज़रूर से विज़िट करें। थैंक यू।